यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। नमस्कार सर। नमस्कार। अगर परिचय की बात करें तो सिद्धांत संग्राम और अनंत वक्ता परिवार में आप पहली बार पेश कर रहे हैं सवालों को, तो आप थोड़ा परिचय दें। आपका परिचय क्या है? मैं सबसे पहले आपका हृदय से स्वागत करता हूं कि आप मेरे पास आए और आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं। मैं डॉक्टर रणदीप सैन भूतपूर्व सैनिक हूं और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा उत्तर प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ जी। ये मेरा सूक्ष्म सा परिचय है। मैं ओबीसी के लिए निरंतर पिछले 26 साल से कार्यरत हूँ। भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चा जो 2015 में बना था उसमें मैंने सक्रिय भूमिका निभाई और उस मोर्चे के पहले अध्यक्ष एसपी बघेल जी थे, जो भी एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट आगरा से हैं, और अभी इसी मोर्चे के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दारा सिंह चौहान जी हैं, जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, लड़ाई का सदैव बहुत भयंकर परिणाम होता है जी। और जो दो देशों के बीच में लड़ाई होती है, दोनों देशों का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं अपने चैनलों को, व्यूअर को बताना चाहूंगा कि देख रहे हैं चाइना के खिलाफ एक भूतपूर्व सैनिक का जो आक्रोश है, आप देख सकते हैं। तो आपको अपने लेवल पर चाइना को कड़ी शिकस्त देना है। अभी तो मोदी जी ने सिर्फ 59 ऐप को नज़रबंद किया है, अभी बहुत कुछ आपको और हमें करना है। फिर चलते हैं फौजी साहब जी। अगर जिस तरह से उसकी नाकेबंदी या जिस तरह से उसकी घेराबंदी हो रही है, तो क्या लग रहा है कि वो रंग लाएगा? चाइना को हम पस्त करेंगे जी। और माननीय मोदी जी ने जो आर्थिक स्तर पर चाइना को नुकसान दिया है, चाइना उससे काफी घबराया हुआ है। मैं राजनीतिक सवाल फिर करना आपसे चाहूंगा कि कुछ राजनीतिक लोग हैं, भारतीय परिवेश की बात कर रहा हूँ, जो मान रहे हैं कि मोदी जी सही नहीं चल रहे हैं और चाइनीज सेना जो है एंटर कर गई है भारत में। मैं चाइना बॉर्डर पर रहा हूं जी। मैं 86, 87 और 88 में चाइना बॉर्डर पर था और उस जगह पर था जहां सन 62 में चाइना के साथ भारत का युद्ध हुआ था। चाइना दगाबाज कंट्री है, वो बोलता कुछ है और करता कुछ है। पिछले सरकार की बात छोड़ दें, 48 साल जो कांग्रेस का शासन रहा, 6 साल आपको भी मौका दिया गया है, लेकिन ढाक के 3 बार। जी हाँ, मैं क्योंकि फौजी आदमी हूं और सत्यता का सदैव साथ देता हूं। ये आप ठीक कह रहे हैं, ओबीसी को जो मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिला, जबकि 100% में से 80% लोग पिछड़े और अति पिछड़े समाज के हैं, लेकिन उनको राजनीतिक हिस्सेदारी या सामाजिक हिस्सेदारी और आर्थिक स्तर पर जो पिछड़ापन है वो नहीं मिला। और आरक्षण के लिए जो लाभ पिछड़ों को मिलना चाहिए था, मैं अति पिछड़ों की बात करूंगा, अति पिछड़ों को उसका लाभ नहीं मिला। देश के बिहार से एक पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की चर्चा मैं करना चाहूंगा। जब वो बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पिछड़ों के लिए आरक्षण में वर्गीकरण कर अति पिछड़ों के लिए 10% अलग से आरक्षण का प्रावधान किया था और उसका लाभ भी मिला था। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो समस्त भारत में, पूरे देश के अंदर लागू नहीं किया गया। अगर कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला की बात करें तो कुछ थोड़ा सा दर्शकों की इच्छा होगी समझने की, क्या है कर्पूरी ठाकुर का फॉर्मूला? कैसा भारत, कैसी दिल्ली, कैसा बिहार और कैसा, किस तरह का स्वराज वो चाहते थे? समाजवाद के स्तंभ जी जननायक कर्पूरी ठाकुर सदैव गरीबों के मसीहा कहलाए गए। उन्होंने दबे कुचले दलितों के और जो लोग बहुत असहाय और गरीब थे उनके लिए काम किया। वो गरीब परिवार से आते थे, अति पिछड़ी जाति से आते थे, उन्होंने अति पिछड़ों के लिए बहुत काम किया और संघर्ष किया। जो आप अभी कह रहे थे, यूज एंड थ्रो, वोट लिया और उनको भगा दिया गया। उनको कभी भी सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर किसी भी सरकार ने न्याय देने का काम नहीं किया। क्या आपको लगता है कि कहीं न कहीं ब्राह्मणवाद है
चाहे हम संविधान की बात तो करते हैं, पार्लियामेंट में भी करते हैं, विधानसभाओं में करते हैं, विधान परिषद में भी करते हैं, सब जगह संविधान की बात होती है। और हम बड़े जोर शोर से बोलते हैं कि देश संविधान से चल रहा है, देश संविधान की रक्षा करने के लिए लोग राष्ट्रवाद को, राष्ट्र की बात भी भूल जाते हैं, देश हित की बात भी भूल जाते हैं और झूठा नारा देते हैं कि हम संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन मैं ये ईमानदारी के साथ कह सकता हूं, जिस दिन देश के अंदर ईमानदारी से संविधान को लागू किया जाएगा तो ये असमानता की भावना स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जी फौजी साहब, बहुत ही कड़वा सवाल है, लेकिन चूंकि ज्वलंत है तो मैं और वो भी आपसे, तो मैं जरूर पूछना चाहूंगा, ये संविधान कहाँ है? कूड़े की ढेर में है या लुटेंस जोन में? नहीं, कुछ चंद लोगों के हाथ में संविधान है जिसके साथ वो खिलवाड़ करने का काम करते हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं डीजल पेट्रोल की अगर बात करूं, हमारे देश की जनता जब कई कई हजार रुपए की दारू लेकर पी सकती है, एक बोतल कई कई हजार रुपए की लेकर पी सकती है। आपने देखा होगा कि लॉकडाउन जब हटा और शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत मिली तो कितनी भयंकर तरीके से लोग टूटे। केंद्र सरकार से मैं इस बात से आपकी सहमत नहीं हूं। केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को पूर्णतः सहयोग कर रही है। प्रवासी शब्द से मैं सहमत नहीं हूं। देश का निवासी कभी प्रवासी नहीं हो सकता, मैं इस शब्द से सहमत नहीं हूं। और वो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों की कहीं ना कहीं गलती रही। भारत की जनता का अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि देश पर जब भी विपत्ति आई, इस देश की जनता ने अनेकता में एकता का परिचय दिया। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इस बात का श्रेय देना चाहूंगा कि जिस प्रदेश की संख्या 20 करोड़ से ज्यादा है, उन्होंने वहां अपने प्रदेश को नियंत्रित करके चले। और आप अगर उत्तर प्रदेश की तरफ देखें, इतने जो भारत का सबसे बड़ा विशाल प्रदेश है, दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को भी योगी आदित्यनाथ जी की पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। जी, तो योगी जी ने इतना फॉलो किया है कि जो कांग्रेस के द्वारा जो बस लगाई गई थी गरीब भारत को गांव भेजने के लिए, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। योगी जी की उसमें गलती नहीं है। जी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे नंबर थे जो मोटरसाइकिलों के नंबर थे, टैक्सियों के नंबर थे, कारों के नंबर थे। जो राष्ट्रीय पार्टी है उनको ऐसा थोड़ा करना चाहिए था। उनको तो खुलेआम मजदूरों की मदद करनी चाहिए, बस लगा लगा करके और उनके जिलों में उनको भेजने का काम करना चाहिए था। सोनू ने लोगों को बुला भरा और उनको भेज दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम कोरोना की इस विपत्ति से भी निकलेंगे और देश जो है इन विपत्तियों से निकल करके प्रगति की ओर बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी, ये थे रणवीर जी, जिन्होंने बेबाक, बेहिचक, बेमिसाल अपनी बात रखी देश के लिए। और मजलिस रण की उन पंक्तियों के साथ किसी ने ठीक ही कहा है कि भरा नहीं जो भावों से बहते, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। फौजी साहब के दिल की भावना, बहुत सारे शब्द होंगे जो निकल नहीं पाया, मीडिया निकाल नहीं पाई, लेकिन हम फिर मिलेंगे। लेकिन कुल मिला के जो इनका निचोड़ है, सारांश है, वो यही है कि हम सबको मोदी बनना पड़ेगा। हम सभी को एक कर्तव्यनिष्ठ भारत का नागरिक होना होगा, ताकि चाइनीज की चालबाज को, जो 14 देश नहीं, केवल आपके साथ नहीं, 14 देशों के साथ सीमा विवाद है। आप समझिए इस टेंशन को, इस तनाव को, और हम सभी को मिलकर कोरोना के कोहराम के बीच चाइना को सबक सिखाना है। फिर मिलते हैं किसी नई हस्ती, किसी नए हलचल, किसी नए सिद्धांत के साथ। तब तक जुड़े रहें और देखते रहें अनंत वक्ता और सिद्धांत संग्राम। पंकज उपाध्याय के साथ विजय विद्रोही।